दोस्तों अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है और मिड कैप कैटेगरी में भी नंबर 1 पोजीशन के अंदर ये आता है। इस फंड की सबसे अच्छी खासियत ये है, अगर आप इसकी होल्डिंग देखोगे, अगर इसके स्टॉक्स देखोगे तो काफी अच्छे वहां पे आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है, अगर हम इसके सेक्टर की बात करें तो वहां पे जो सेक्टर का वेटेज है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी के एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो मिड कैप कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे है। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साल कल शाम को आपने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के माध्यम से आपने बताया था कि मोतीलाल ओसवाल के जितने भी नए एनएफओ हैं वो इन्वेस्टमेंट लायक नहीं है। लेकिन सर आज की वीडियो में आप मिड कैप कैटेगरी का फंड बता रहे हो, तो देखो वो वीडियो आप वॉच कर लेना। उसमें मैंने एनओफओ के लिए आपको क्यों मना करा है, उसमें एक वैलिड रीजन मैंने बताया बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। तो वो वीडियो आप वॉच कर लेना, उसके बाद ही आप मोतीलाल ओसवाल के किसी भी तरीके के एनओफओ में इन्वेस्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं, कंप्लीट इसकी डिटेल आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको कितने टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे फ्यूचर में आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। अब क्या है दोस्तों, पर्टिकुलर मैंने आपको नाम बता ही दिया है हमारे फंड का, जिसका नाम है हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो लगती है इसकी पहली चीज तो सेक्टर की। अगर देख लीजिए स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, अगर इस चार्ट के माध्यम से देखें तो यहाँ पे जितने भी सेक्टर हैं वो सारे के सारे सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी सेक्टर है काफी अच्छे सेक्टर हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल हो गया, देख लीजिए ऑटोमोबाइल्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्विसेज हो गया। मतलब जितने भी यहाँ पे आपको सेक्टर देखने को मिलेंगे काफी अच्छे सेक्टर है और उनका जो वेटेज है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो, यहाँ पे जितने भी आपको वेटेज दिखेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे इनने ज्यादा काम करा है या ऑटोमोबाइल्स पे ज्यादा काम करा है या फाइनेंशियल पे ज्यादा काम करा है। इसमें यहाँ पे जितने भी वेटेज देखोगे आप 6% से आपको ऊपर ही दिखेगा। कहने का मतलब है आप जितना भी पैसा लगाओगे तो सेक्टर वाइज क्या होगा, वो जितने भी सेक्टर हैं उसमें बिल्कुल एक तरीके से समान मात्रा में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, अगर यहाँ पे आप होल्डिंग की संख्या देखोगे तो होल्डिंग संख्या मिनिमम आपको 24 दिखेगी। मोस्टली म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने देखी होंगी बहुत सी स्कीम, किसी में 50 होल्डिंग होती है, किसी में 70 होती है। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पे 210 की आपको होल्डिंग देखने को मिलती है। अब ये होल्डिंग होती क्या है, होल्डिंग वो होती है जैसे मान लीजिए आज आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे तो आपके 1000 रुपए पर्टिकुलर फंड के फंड मैनेजर के पास जाएंगे। अब फंड मैनेजर क्या करेगा, आपके पैसों के टुकड़े करेगा और पर्टिकुलर फंड की जितनी होल्डिंग होती है, होल्डिंग का मतलब होता है स्टॉक, जितनी होल्डिंग होगी उस कंपनी में क्या करेगा, उस स्टॉक में आपका पैसों को टुकड़े करके इन्वेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 24 होल्डिंग है, तो एक बार को तो इन्वेस्टर को ये लगता है कि सर अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है होल्डिंग कम है, अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है तो हमको काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्रैश देखने को मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, अगर आप इसके 24 होल्डिंग देख रहे हो, लेकिन उसके बाद अगर आप इसका देखोगे इक्विटी के अंदर जो पार्ट यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है 94.8%। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैश का, अगर कैश को लेके देखोगे तो 5.2% है। मतलब इस फंड की जो होल्डिंग है ना बिल्कुल फंड मैनेजर के कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर ने अभी के टाइम में कैश होल्ड रख रखा है। जैसे मान लीजिए अगर इसकी होल्डिंग अगर 24 है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कैश होल्ड होता 10% 15%, तो हम ये बोलते कि फंड मैनेजर ने एक लिक्विड फॉर्म में पैसा रख रखा है, जिससे जैसे ही मार्केट में कोई बढ़िया फंड आए, बढ़िया स्टॉक आए, वहां पे फंड मैनेजर अपना पैसा निवेश करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, फंड मैनेजर का बिल्कुल जो कंसेप्ट है क्लियर है, उसने कैश होल्ड ज्यादा नहीं रख रखा है, बिल्कुल उसने जितना भी पैसा था इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे होल्डिंग के रूप में 24 स्टॉक हैं और 24 की 24 जो स्टॉक है काफी बेहतरीन है। इसलिए अगर आप देखोगे तो मिड कैप कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे ये आता है। चलिए इसके थोड़े और फैक्टर देखते हैं। अगर इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो देख लीजिए आपका पैसा लार्ज में भी लग रहा है, मिड में भी लग रहा है, स्मॉल में भी लग रहा है। बिकॉज क्या है, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अगर आप मिड कैप में पैसा लगाते हो तो यहाँ पे ये चीज काफी बेटर है, आपका पैसा है लार्ज में भी लगता है, मिड में भी लगता है, स्मॉल में भी लगता है। अब देख लीजिए मिड कैप है तो नॉर्मल सी बात है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपका पैसा लगेगा वो मिड कैप कैटेगरी में लगेगा। लार्ज कैप में पैसा लग रहा है निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनी है, स्टेबल कंपनी में, वहां पे आपका पैसा लग रहा है तो आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और मिड कैप से आपका जो
रिस्क है वो एवरेज रिस्क आपको देखने को मिल रहा है और एवरेज रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। और स्मॉल कैप में आपका जो पैसा लग रहा है वो कम मात्रा में लग रहा है, लेकिन यहाँ से आपका जो रिटर्न है काफी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बेटर ये फंड है। चलिए अब थोड़ा इसके रेशियो के बारे में समझ लेते हैं, जिससे हमको ये पता पड़े कि भैया इसकी जो होल्डिंग है, हमारा पैसा मार्केट में जिस जिस स्टॉक में वर्क कर रहा है वहां की कंडीशन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटा की। मोस्टली क्या होता है, बीटा की बात करें तो बीटा अगर 1% के अंदर है तो पर्टिकुलर हमारा जो फंड है वो मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के दे रहा है। और यहाँ पे अगर हम बीटा देखें तो 1% से अंदर है, इसलिए किसी प्रकार की हमको दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। सेकंड फैक्टर आता है अल्फा का। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर हम बात करें इसकी होल्डिंग की, 24 होल्डिंग है, सारा की सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। ठीक है, बस 5% पैसा है वो कैश होल्ड है, बाकी सारा की सारा पैसा इक्विटी में लगा है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे इतनी कम होल्डिंग के साथ अगर इसका अल्फा देखोगे तो अल्फा की क्या कंडीशन है, 12.10%। मतलब इसका जो बेंचमार्क है, इसके बेंचमार्क को कितना परसेंट से ये बीट कर रहा है, 12.10%। तो अभी के टाइम में दोस्तों अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी, अगर अभी के टाइम में अगर आप सोच रहे हो मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप काफी अच्छा फंड है। लेकिन यहाँ पे एक बात का हमेशा ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में आप किसी भी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, जरूरी नहीं है जैसे मान लीजिए आज आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करा, आपने सोचा मिड कैप कैटेगरी की नंबर 1 पोजीशन पे है, तो ऐसा नहीं है आपका टारगेट है 15 साल 20 साल 30 साल, तो कंप्लीट 30 साल तक ये अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पे रहेगा। बिकॉज क्या है, आज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आया है, कल हो सकता है कोई दूसरा फंड आ जाए, परसों हो सकता है क्वांट आ जाए, फिर हो सकता है निपॉन आ जाए। मतलब ये है फंड के अंदर का जो परफॉर्मेंस है, उसके अंदर का जितना भी फंडामेंटल है उस हिसाब से इनकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के हिसाब से इनकी जो कैटेगरी वाइज जो इनका नंबर होता है, जैसा अभी नंबर 1 पे है तो फ्यूचर में नंबर 2 पे भी आ सकता है, नंबर 3 पे भी आ सकता है, लेकिन ये गारंटी बिल्कुल नहीं है कि ये नंबर 1 पोजीशन पे बना रहेगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हो कि हमने तो म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी पकड़ी, उस कैटेगरी का नंबर 1 म्यूचुअल फंड लिया है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये आपका सिर्फ भ्रम है। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड है सिर्फ एक नंबर पे, जैसे मान लीजिए अभी ये फर्स्ट नंबर पे है तो जिंदगी भर ये फर्स्ट नंबर पे बना नहीं रह सकता है। म्यूचुअल फंड में बस यही चीज है। अगर इसकी जगह ईटीएफ होता तो ईटीएफ में हम ये बोल सकते थे कि भैया जो हमारा पर्टिकुलर फंड है, जो स्टॉक है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, तो वो नंबर 1 पोजीशन पे टिके रहने की संभावना है। ईटीएफ के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, ईटीएफ पे बिल्कुल डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि ईटीएफ क्या होता है, उसमें इन्वेस्ट कैसे करा जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए जो पैरामीटर आता है, जो रेशियो आता है वो आता है शार्प रेशियो। अब शार्प रेशियो क्या बताता है, शार्प रेशियो ये बताता है कि पर्टिकुलर जो फंड मैनेजर है, जैसे मान लीजिए आज आपने एक क्वांटिटी, आज आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करा, आज आपने एक क्वांटिटी खरीदी इसकी 1000 रुपए में, अब मान लीजिए इस पे आपको 200 रुपए का रिटर्न मिला, तो यहाँ पे कहने का मतलब है एक यूनिट को 200 रुपए का रिटर्न देने के लिए फंड मैनेजर कितना रिस्क ले रहा है, 1.99। तो यहाँ पे जो परसेंटेज दिखती है उसका मतलब ये होता है कि पर यूनिट आपको जितना भी रिटर्न मिल रहा है उस यूनिट पे कितना रिस्क लिया जा रहा है। अब ये रिस्क है, ये परसेंटेज है, जितना ज्यादा कम होगा उतना ही हमारा पर्टिकुलर फंड अच्छा होगा, वहां पे हमको रिस्क कम देखने को मिलेगा और रिटर्न ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ ही गया है। सेकंड हमारा फैक्टर आता है पीबी रेशियो। अब सर ये पीबी रेशियो क्या होता है, पीबी का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आज आपने जिस स्टॉक में, जैसे मान लीजिए होल्डिंग के रूप में जिस भी स्टॉक में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर उसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 1250 रुपए की उसकी बुक वैल्यू है, लेकिन मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है मान लीजिए 5000 की वैल्यू पे कर रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4। मतलब क्या है, उसकी बुक वैल्यू से कितना ज्यादा ये ट्रेड कर रहा है, 4%। तो यहाँ पे परसेंटेज आपको शो होती है, यहाँ पे अगर परसेंटेज आपको 1% या 2% से ज्यादा शो हो रही है तो इसका मतलब है भैया होल्डिंग है, होल्डिंग के अंदर जितने भी स्टॉक हैं वो उसकी बुक वैल्यू से कितना ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं,
ऑलमोस्ट देखे तो 6% की वैल्यू पे क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब यही है इसकी होल्डिंग अच्छी है, होल्डिंग अच्छी है, इसलिए देख लीजिए। अल्फा की बात करेंगे तो 12.10% बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से बीट कर रहा है। और इसी तरीके से देखोगे तो 1 ईयर का रिटर्न देखोगे 61% है, 3 ईयर का रिटर्न देखोगे 37 है, और ऑल टाइम का रिटर्न देखे तो 25% है। अगर ऑल टाइम का रिटर्न भी यहाँ पे आप देखते हो तो मिड कैप कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है उससे भी ज्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर इस टाइप के रिटर्न की बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको ऐसा रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एक्सपेंस रेशियो का। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे खर्चा आपको कम दिखता है। एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए 0.58%। अब जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो एक्सपेंस रेशियो को आपको देखना ही चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो आपको परसेंटेज शो होती है, आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पैसों में ये परसेंट निकलेगी और पूरे साल भर में आपसे इतना पैसा लिया जाएगा। ये जो परसेंटेज शो होती है वो 1 साल की होती है। पर ईयर क्या होगा, आपसे इतना पैसा लिया जाता है। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, देखो उसकी कैलकुलेशन होती है, इस पे डेडिकेट वीडियो बनी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप वॉच कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको रिव्यू करके बता दिया है। काफी बेटर ये फंड है, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इजिली कर सकते हो। अब बात आती है कि सर मोतीलाल ओसवाल के काफी ऐसे एनएफओ हैं जिसके बारे में आपने मना करा है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, लेकिन कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वाली वीडियो वॉच करनी पड़ेगी जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। अगर आप बात करोगे दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की एएमसी है, उसका एनओफओ मार्केट में आता है, एनओफओ क्लोज होता है। अब एनओफओ है वो रीओपन होता है, उससे पहले ही मार्केट में उसका एक नया एनओफओ आ जाता है। ठीक है, अब इनकी सबसे जो मुझे सबसे गलत चीज लगती है वो ये लगती है, इसके अंदर जितने भी फंड मैनेजर हैं ये क्या करते हैं, फंड मैनेजर को कॉपी पेस्ट करने वाला काम करते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग वाला फंड आया था, उसमें 4 से 5 या 6 फंड मैनेजर थे। अब वही की वही फंड मैनेजर ने क्या कर दिया, अभी जो बिजनेस साइकिल वाला फंड आया है उसमें डाल दिया। जिससे क्या होगा, देखो आज मैं हूं, आज मेरा एक चैनल है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पर्टिकुलर इस चैनल को मैनेज करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करनी है। अब मान लीजिए मेरे एक से ज्यादा, मान लीजिए 5 यूट्यूब चैनल होते हैं, तो क्या होगा, मुझे काफी दिक्कत परेशानी होगी, हो सकता है पर डे में वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊं। इसलिए क्या होता है, जो फंड मैनेजर है पर्टिकुलर, जो पुराने वाले एनएफओ है उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आप उनको नई जिम्मेदारी दे रहे हो। इसलिए दोस्तों वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार वो वीडियो वॉच करना, जिससे सब कुछ समझ जाओगे कि मोतीलाल ओसवाल की एएमसी है उसमें जितने भी एनएफओ है हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।